नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को लखनऊ पहुंची। लखनऊ में राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में ब्रह्म कुमारी के ध्यान योग शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। और आज जब विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है तो यह विचार और प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का खास लखनऊ का दौरा इस कार्यक्रम के मद्देनजर रहा। तो देखिए, ध्यान योग शिविर का शुभारंभ किया गया है। मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नजर आई हैं। तो देखिए, ब्रह्म कुमारी ध्यान योग शिविर का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल मौजूद रही हैं। तो देखिए, विशेष दौरे से पहले किस तरीके से ध्यान योग शिविर का शुभारंभ किया गया है, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, क्योंकि लखनऊ का विशेष दौरा और इस मंच पर राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। और साथ ही साथ देखिए, ब्रह्म कुमारी योग शिविर का आयोजन किया गया। तो महामहिम राष्ट्रपति की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विशेष लखनऊ के दौरे के दौरान वो इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। आज जो विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ये विचार और अधिक प्रासंगिक बन गया है। आज दुनिया में जो भी आतंकवाद है, उपद्रव है, अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल वृत्तियां, आज जहां भी हमें अराजकता देखने को मिलती है, उसके पीछे वह वृत्तियां हैं जो बहिर्मुखी वृत्ति है, जो उसे नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। एक पक्ष है जीवन का जो सकारात्मक पक्ष की ओर उसे ले जाता, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है, और दूसरा पक्ष है जो उसे नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। जैसे भारत की परंपरा ने सदैव से कहीं पे राक्षसी वृत्ति के रूप में, आज आतंकवाद के रूप में उसे माना है, और उसके खिलाफ उस लड़ाई को भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी लड़ने का कार्य कर रहा है। और अब खबर रामपुर से है, जहां आजम खान को साल 2018 के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया था। यह मामला अमर सिंह की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे से संबंधित था, जिसमें आरोप था कि आजम खान ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में अमर सिंह के परिवार के बारे में अमर्यादित बयान दिया था। हालांकि आजम खान कैदी वाहन में नहीं बैठे और कार की व्यवस्था करने की मांग की। आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया है। तो देखिए, 2018 में अमर्यादित बयान के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को राहत मिल गई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विशाल सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आजम खान को कम से कम एक मामले में तो राहत मिली है। बिल्कुल, देखिए, आजम खान को एक राहत बड़ी बात है, क्योंकि कह सकते हैं कि आजम खान अभी तक मुश्किलों के गहरे में घिरे हुए थे। तो देखिए, इस तरीके से जो अमर सिंह ने आरोप दायर किया था, तो वर्ष 2018 में मुकदमा दर्ज कराया था आजम खान के खिलाफ, उस मामले में आज कोर्ट ने आजम खान को दोष मुक्त किया है। इस तरह ये मामला बताया जा रहा है कि अमर सिंह के परिवार के लिए अमर्यादित जो टिप्पणी थी, वो आजम खान ने एक निजी इंटरव्यू के दौरान की थी,
उसको लेकर अमर सिंह की ओर से थाना शहजाद नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया था और विवेचना जारी की गई थी, जिसके बाद वो मामला ट्रायल पर चल रहा था और आज कोर्ट ने उस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजम खान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उसके बाद आजम खान को दोष मुक्त किया है। हालांकि आजम खान को कोर्ट ने आदेश किया था बुलाने के लिए, लेकिन आजम खान के जिस तरीके से बाहर आए रामपुर की जिला जेल से और ये कहने लगे कि मेरे लिए बोलेरो गाड़ी मंगवानी चाहिए, मैं सरकारी वाहन में नहीं बैठकर जाऊंगा, इस तरीके की ये सूत्रों के हवाले से चर्चा चल रही थी। उसको लेकर आजम खान नहीं आ पाए और अपने स्वास्थ्य के बारे में भी बताते हुए कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो नहीं आ पाए, जिसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजम खान की पेशी की गई है और पेशी के बाद आजम खान को जो है वो रामपुर की कोर्ट ने बरी किया है। बिल्कुल विशाल, किस आधार पर निर्दोष करार दिया गया है? देखिए, जिस तरीके से कोर्ट का ये फैसला आया है और कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखा गया है, तो आजम खान के ऊपर जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए थे कि आजम खान ने जो एक निजी इंटरव्यू के दौरान जो अमर्यादा टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को कहीं ना कहीं गलत माना गया और कोर्ट की नजर में वो सही पाया गया, तो कोर्ट ने इसी मामले को मद्देनजर रखते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है। आजम खान के परिवार समेत ये एक खुशी की लहर है, क्योंकि कह सकते हैं कि अभी तक विवादों में आजम खान गिरे हैं और अभी भी आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई थी और हाल ही में ही आजम खान रामपुर की जिला जेल गए हैं। उसके बाद अब आजम खान के लिए ये एक खुशी की बात है कि आज कोर्ट ने उन्हें मुक्त किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कानपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान के लिए व्यापक जांच शुरू की गई है। इस अभियान के तहत एसीपी कल्याणपुर ने इंदिरा नगर स्थित झुग्गी बस्ती में जांच कर आधार कार्ड चेक किए, जहां करीब 2 दर्जन परिवार असम के निवासी पाए गए हैं। इन्हें दस्तावेजों सहित थाने बुलाया गया है और असम पुलिस से इनके मूल पते की जांच कराई जाएगी। इससे पहले भी 4 साल पहले पुलिस जांच में एक बांग्लादेशी ऑटो चालक पकड़ा गया था, जो अब भी जेल में बंद है। पुलिस ने ऑटो चालकों और कबाड़ का काम करने वालों की भी जांच अब तेज की है। बेसिकली हम लोग यहाँ कल्याणपुर क्षेत्र में कुछ जगहों पर बार बार विभिन्न माध्यमों से पता चलता रहता है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास प्रॉपर कागजात नहीं है। उसी संबंध में आज हमारी टीम यहाँ विभिन्न झुग्गी झोपड़ियों में जो अवैध रूप से रह रहे हैं या जिनके बारे में ऐसी खबरें आती हैं कि जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, उन्हीं की जांच करने आए हुए हैं। 1-2 जगह जांच की गई है, कुछ और जगह जहाँ जांच की जा रही है। साथ ही जो विभिन्न चौराहे हैं वहाँ पर भी पुलिस टीम अपनी चेकिंग कर रही है। तो देखिए, पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है। अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां टीम्स किस तरीके से झुग्गी बस्तियों तक पहुंचती हैं, वहां पर सत्यापन अभियान विशेष कर चलाया जाता है और इस दौरान कई बड़े खुलासे भी होते हैं, क्योंकि ये पता लगता है कि अवैध रूप से कुछ लोग वहां पर रह रहे थे। अब उनका डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा, इसकी भी जांच अब देखिए तेज होती हुई नजर आ रही है और पुलिस ने ये विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता इब्ने हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इब्ने, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस अभियान के तहत, क्या सफलता पुलिस के हाथ लगी है? इब्ने, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, आवाज आ रही है जी, बताइए किस तरीके से इस पूरे अभियान में क्या सफलता पुलिस के हाथ लग पाई है? देखिए नती, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए अगर बात की जाए सख्त निर्देश दिए हैं जिलाधिकारियों को और पुलिस अधिकारी अपने जिले में वृहद रूप से अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की जांच करें और अगर ऐसे अवैध नागरिक पहचाने जाएं तो उनको तुरंत डिटेंशन सेंटर भेजें, जिसके बाद उनको उनके देश भेजा जा सके। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो कानपुर के कल्याणपुर में, इंदिरा नगर में और इस तरीके की कई झुग्गी बस्ती झोपड़ियां जहां जहां पर हैं, जहां पे लोग रह रहे हैं, तो इस पर पुलिस ने जाके मौके पे वहां पर जांच करी है। यहाँ तक कि जो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चालक हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। इसमें कई लोग जो हैं संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी पुलिस जो है वो लगातार जांच कर रही है और पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जांच करने के बाद इस तरीके के अवैध नागरिक जो भी पाए जाएंगे उनको पहले डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, उसके बाद उनको उनके देश भेजा जाएगा। जी उन्नति। बिल्कुल, और देखिए कई बांग्लादेशी नागरिक इस दौरान वहां पर मिले हैं, ये भी बताया जा रहा है।
जी हाँ, मैंने आपको बताया कि कई संदिग्ध यहाँ पर लोग मिले हैं जिनकी पुलिस जांच कर रही है, उसमें रोनिया हो या बांग्लादेशी हो, तो ये कई इस तरीके के संदिग्ध पाए गए हैं जिनकी पुलिस अभी जांच कर रही है। जांच करने के बाद ही जो है उनको उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयां की जाएंगी। जी उन्नति। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्ने आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ी को लेकर सपा ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन पूर्व मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में दिया गया। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि बीएलओ और सहायक निर्वाचन अधिकारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया से अनजान है। साथ ही पूर्व मंत्री का कहना है कि फॉर्म गलत तरीके से और बिना नियमों के भरे जा रहे हैं और कुछ फॉर्म बीजेपी कार्यालय में जमा किए जा रहे हैं। वोट देना हर समुदाय और जाति का अधिकार है और पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। तो वहीं सपा ने जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। लगातार अयोध्या में एसआईआर के जो फार्म है उसमें गड़बड़ियां हो रही हैं। जिस तरह से निर्वाचन आयोग का नियम है कि फार्म घर घर पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंच पा रहा है। 2003 की सूची के आधार पर जो फार्म भरे जाने हैं, 2003 की सूची में भारी मात्रा में कमियां हैं, खामियां हैं, जिस आधार पर फार्म पूरा नहीं भरा जा सकता। अनियमितताएं बहुत हैं। कई बीएलओ ऐसे हैं जो अपना पूरा फार्म भाजपा के नेताओं के यहाँ दे आ रहे हैं, घर घर फार्म नहीं पहुंच पा रहा है। अधिकारियों का रवैया भी पूरा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो एडीएम प्रशासन है, जो ये निर्वाचन का काम देख रहे हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन है, ये जो जिनको निर्वाचन का काम दिया गया है, ये पूरी तरह अक्षम है काम को देख पाने में। इन्हें कुछ नहीं आता जाता, केवल बैठ के जो है मक्कारी करते हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के सलेमपुर अचाका गांव में एसआईआर के दौरान गंभीर घटना सामने आई, जहां महिला बीएलओ के साथ ग्रामीण ने मारपीट और अभद्रता की। इस बीच एक सहायक अध्यापक को भी चोटें आई। घटना के बाद पीड़ितों ने मोहनलालगंज थाने और उप जिला अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की है। लखनऊ में एसआईआर के दौरान मारपीट हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सलेमपुर चाका गांव का ये पूरा मामला है, जहां महिला बीएलओ संग मारपीट और अभद्रता की गई है। यूपी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सभी विभागों को स्पष्ट आदेश भेज दिए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल ने जानकारी दी है कि आधार के साथ जन्म प्रमाण पत्र अटैच नहीं होता, इसलिए इसे डीओबी प्रूफ के तौर पर स्वीकारना बंद किया जाए। इसके बाद अब सरकारी कार्यों में सिर्फ वैध बर्थ सर्टिफिकेट ही चलेगा। इस फैसले से लाखों लोगों के आवेदन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर बड़ा असर पड़ सकता है। मथुरा में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने राजस्थान रोडवेज की बस का चालान काटने का प्रयास किया, लेकिन बस कंडक्टर ने दरोगा के साथ अभद्रता की और हाथ पकड़कर बस के आगे से हटाने की कोशिश की। लेकिन मीडिया की मौजूदगी में कंडक्टर ने रवैया बदल दिया, लेकिन ड्राइवर ने बीच रोड पर बस खड़ी रखकर लंबा जाम लगा दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस चालकों की मनमानी और बीच रोड पर सवारी भरने की वजह से अक्सर जाम लगता है। स्थानीय लोगों ने इस मामले में प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। गोवर्धन चौराहे होते हो, गोवर्धन जाती है बस। देखो ना कितना आपने रोड दे रखा है। प्रशासन की और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो पैसेंजरों को उतारने के लिए बस स्टॉप बनाया जाए। करो, इज्जत से बात करो। इज्जत से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? इज्जत से ड्राइवर से बात कर रहे हो, इज्जत से बात करो। कंडक्टर, अरे कंडक्टर साहब लड़ क्यों रहे हो? देख लो साहब, देख लो आप गाड़ी नहीं बढ़ा रहे हैं। हम मान्य कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई। कानपुर में एसआईआर को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहर की 10 विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ और विभिन्न विभागों के कर्मी शिफ्टवार तैनात हैं। अब तक करीब 14,67,000 फॉर्म जमा किए जा चुके हैं।
शहर में आर्यनगर, महराजपुर, कल्याणपुर विधानसभाओं में लगभग 10 बीएलओ ने 100% काम पूरा कर लिया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने बीएलओ को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया है। तो देखिए 45% ऑनलाइन डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है और डीएम ने बीएलओ को सम्मानित किया है और उनके जो कार्य उनकी तरफ से किए जा रहे हैं और जितनी मेहनत की जा रही है उसकी सराहना की गई है। तो 45% ऑनलाइन डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है, तो डीएम ने बीएलओ को इस मौके पर सम्मानित भी किया है। तो एसआईआर को लेकर लगातार कार्य जारी है और इस बीच डीएम की ओर से सराहना और हौसला अफजाई का काम भी बीएलओ का किया जा रहा है। जो हमारा सघन पुनरीक्षण मतदाता सूची का चल रहा है, उसी क्रम में हम लोगों ने इसको एक तरह से वॉर रूम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर जो वाईफाई सुविधाएं वगैरह भी हैं और उसके अलावा मॉनिटरिंग भी है और जनपद में हम लोग करीब 44% के आसपास पहुँच चुके हैं अब तक डेटा में फीड करके। और कुछ विधानसभाओं ने बहुत अच्छा किया, जैसे खास तौर से हमारे सीसामऊ ने, बिठूर ने, किदवई नगर ने बहुत अच्छा पहले से कर लिया है। कुछ विधानसभाएं हमारी पीछे भी थी। जनता से भी हम लोगों ने अपील की है कि वो अपने जो मतगणना फॉर्म है वो उसमें जो विवरण 2003 का वो दे सकते हैं वो उसका भर दें। अगर उन्हें कोई बाधा है तो उसको बीएलओ उसमें मदद करेंगे। राजनीतिक दलों ने अपने बीएलए भी लगाए हैं, उनसे सहायता ले सकते हैं और उसके अलावा उसके बाद भी उन्हें समस्या है तो अपने बीएलओ को अपना फॉर्म साइन। किस तरह से देखिए एसआईआर का काम 4 नवंबर से चालू हुआ था। चुनौतियां तो बहुत सी थी क्षेत्र में, लेकिन इसको देखते हुए चुनौतियों को स्वीकार किया गया और मैंने अपना 100% काम आज पूरा किया। नहीं कोई प्रेशर नहीं था मतदाता से। अगर एक बीएलओ कांटेक्ट अपना बराबर बनाए रखता है, जैसे मैं 7 साल से यहीं का बीएलओ रहा हूँ, तो अपने मतदाता से मैं कनेक्ट रहा हूँ, तो इसलिए मुझे तो कोई ऐसी चुनौतियाँ स्वीकार नहीं करनी पड़ी। जिले के सदर तहसील परिसर में लेखपालों ने प्रदेश व्यापी हड़ताल के तहत बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरओ संजय कुमार पर एफआईआर दर्ज करने व मृतक परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। लेखपालों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होने तक उनका धरना जारी रहेगा। रोहिणी में डीसी सहित प्रशासनिक अधिकारियों के काफिले के आगे लोगों ने विरोध जताया। स्थानीय लोगों ने आप पार्षद दौलत पवार को पकड़कर अपनी आपत्ति व्यक्त की। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि इलाके में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और 1 महीना बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। एटा के खेरिया खुर्द गांव में बम्बा से मिट्टी निकालते समय हादसा हो गया। मिट्टी में अचानक ढाई गिरने से महिला काजल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हाकिम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज एटा पहुंचाया, जहां चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान काजल को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि हाकिम सिंह का इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू की है। खाई कर दी, उसने गहरी कम से 10 फुट गहरी कर दी। 10 फुट गहरी। हम इन लोगों से कह रहे हैं ये भैया क्यों खड़ी कर रहे हो, इसमें तो भैंस गिर गई तो भैंस भी मर जाएगी। तो उसमें लग रही तो पोथा और गांव वाले पोथा निकालने से वो धान फूट गई और गाँव से मैंने 2 तो लगा लिए और बाकी वाले में निकाल रहे। अब कितने लोगों की संख्या है अभी इसमें? अभी गाँव में तो 2-4 दिन और हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग सब? के पास में। रुक करेंगे गोरखपुर से बड़ी खबर का, जहां गीडा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि। 408 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर को देंगे करोड़ों की सौगात। तो 6139 करोड़ के निवेश की घोषणा करेंगे सीएम योगी। तो यूपी स्टेट ट्रेड शो का भी उद्घाटन करेंगे। 5 बड़े निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र का वितरण भी करेंगे। तो गोरखपुर को करोड़ों की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। 6139 करोड़ के निवेश की घोषणा करेंगे सीएम योगी। तो यूपी स्टेट ट्रेड शो का भी करेंगे उद्घाटन। तो 5 बड़े निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र का वितरण करेंगे।
तो देखिए, गीडा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कल होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।